अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महमूद सादिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल खबर आई थी कि वस्ती एशिया में एक बार फिर से जंग के शोले भड़क उठे हैं और ये रिपोर्ट इसी हवाले से है। आपको याद होगा कि पिछले साल आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान एक खौफनाक जंग लड़ी गई। कुछ हफ्तों तक चलने वाली इस जंग में अज़रबैजान ने फतह हासिल की। ये जंग एक मुतनाज़ा इलाका के लिए हुई जिसे नगोर्नो काराबाख कहते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट आलमोस्ट ऐसा ही था जैसा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर का इशू है। काफ़ी अर्सा से नगोर्नो काराबाख पे आर्मीनिया का कब्ज़ा था, जबकि अज़रबैजान और दुनिया की नज़र में ये इलाका जो था ये अज़रबैजान का था। इस जंग के नतीजे में अज़रबैजान अपने इस खोए हुए इलाके का बेशतर हिस्सा उसने आज़ाद करवा लिया। नगोर्नो काराबाख की जंग को 1 साल पूरा होने पर दोनों तरफ की जो अफवाज हैं, सरहदी अफवाज हैं, उनमें तनाव की कैफियत पैदा हो गई थी और फिर से झड़पें शुरू हो गई, जिन झड़पों में आर्मीनिया के मुताबिक उसके 15 फौजी जो थे वो हलाक हो गए थे और 12 के करीब ऐसे थे जिन्हें वो कह रहे थे कि अज़रबैजान वाले उन्हें पकड़ के ले गए हैं। इन झड़पों के शुरू होते ही आर्मीनिया ने भागकर जो है मॉस्को से मदद तलब की थी। कल रात गए आर्मीनिया की हुकूमत ने एक स्टेटमेंट इशू की कि रशिया की इंटरवेंशन से अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग बंदी का एक नया मुआहदा जो है वो तय पा गया है और इस मुआहदे के बाद जो झड़पें हो रही थी सरहद पर वो रुक गई हैं। इससे कबल आर्मीनियाई हुकूमत ने कहा था कि पुराने दुश्मन के साथ नई झड़पों में इसके काफ़ी सारे फ़ौजी जो हैं वो हलाक हो गए हैं या ज़ख्मी हो गए हैं। तब उन्होंने ये तादाद नहीं बताई थी, लेकिन बाद में फिर मंगल के रोज़ ही यानी कल उन्होंने कहा कि हमारे 15 फ़ौजी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं और 1 दर्जन के करीब जो ऐसे हैं जो लापता हैं, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें अज़रबैजान के जो फ़ौजी हैं वो पकड़ के ले गए हैं। पिछले साल जब इन दोनों मुल्कों के दरमियान जंग शुरू हुई थी तो हमने देखा था कि यूरोपीय यूनियन जो है वो आर्मीनिया की बैक पे थी और पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली उन्होंने अपना सारा वज़न जो है वो आर्मीनिया के पलड़े में डाला हुआ था। अब जब ये नई झड़पें रिपोर्ट हुई तो यूरोपीय कौंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल ने, सदर हैं इल्हाम एलियोफ, उन्हें फ़ोन किया। इसके साथ साथ उन्होंने आर्मीनिया के जो वज़ीर आज़म हैं निकोल पेशिनियान, उनसे भी बात की और दोनों से कहा कि ख़ित्ते में अमन की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाए। एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि फ़ोन पर होने वाली अपनी गुफ्तगू में उन्होंने दोनों मुल्कों के जो बड़े हैं उनसे एक ही बात की कि बजाय इसके कि वो एक दूसरे पर इन नई सरहदी झड़पों का इल्ज़ाम लगाएं, बेहतर ये होगा कि वो इन झड़पों को ख़त्म कर लें और आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए कोई मौसर कार्रवाई करें। इन्होंने अपनी एक ट्वीट में लिखा कि यूरोपीय यूनियन जनूबी कोका फलाके की खुशहाली और इसके इस्तेहकाम के लिए कशीदगी पर काबू पाने के लिए अपने शराकतदारों के साथ काम करने के लिए पुरज़्म है। फ्रांस की वजारत ख़ारजा ने भी यूरोपीय कौंसिल के सदर के बयान की हिमायत की और अपने एक बयान में कहा कि फ़्रांस तमाम फ़रीक़ों से इस जंगबंदी का एहतराम करने का मुतालबा करता है, जिसका ऐलान उन्होंने सह फ़रीक़ी मुज़ाकरात के बाद 9 नवंबर 2020 को किया था। इससे कबल आर्मीनी हुकूमत ने कहा था कि अज़रबैजान के साथ इस ताज़ा तरीन लड़ाई में सरहद पर इसके कम अज़ कम 15 फ़ौजी हलाक हो गए हैं। इसने मज़ीद कहा कि 12 के करीब इसके फ़ौजी ऐसे हैं जिन्हें अज़रबैजान की फोर्सेस ने पकड़ लिया है। इस सूरत हाल के पैदा होने पर हुकूमत ने सरहद के दिफा में रूस से मदद की दरख्वास्त की है। दूसरी तरफ अज़रबैजान की फ़ौज ने कहा कि इसके सिर्फ 2 फ़ौजी ऐसे हैं जो इन ताज़ा झड़पों में ज़ख्मी हुए हैं। कल क्रेमलिन ने इस बात की तस्दीक की थी कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं उन्होंने आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पेशिनियान से फ़ोन पर बात की। रूस के वज़ीर दिफा सरगेई शोइगोव ने भी आर्मीनिया और अज़रबैजान के वज़ीर दिफा के साथ बातचीत की और इनसे फौरी तौर पर लड़ाई को रोकने और कशीदगी को ख़त्म करने को कहा। अब ज़रा बात कर लेते हैं जिन लोगों को बैकग्राउंड का नहीं पता इसका कि ये नगोर्नो काराबाख का तनाज़ा है क्या। आर्मीनिया और अज़रबैजान उन रियासतों में से हैं जो साबका सोवियत यूनियन के टूटने के बाद वजूद में आईं। जैसा कि मैंने पहले बताया, इन दोनों ममालिक के दरमियान एक इलाका है जिसे नगोर्नो काराबाख कहा जाता है। जब सोवियत यूनियन टूटा तो ये इलाका अज़रबैजान को दिया गया था, लेकिन आर्मीनिया ने इस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया और यहाँ की जितनी पॉपुलेशन थी जो गैर आर्मीनियाई थे यानी अज़रबैजानी जितने लोग थे उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया और उन्होंने आकर अज़रबैजान में पनाह ली। वो साल से अज़रबैजान में मुकीम थे और उनका ये दरीना मुतालबा था कि उनके इलाके को वापस लिया जाए।
لیکن شروع میں پرابلم یہ تھا کہ آذربائیجان جو ہیں ان کی فورسز اتنی سٹرونگ نہیں تھی کہ بائی فورس جو ہے آرمینیا کے ساتھ جنگ کر کے بزور بازو ان سے یہ علاقہ لے لیا جائے. اور ڈپلومیٹکلی بھی آرمینیا جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ پوزیشن میں تھا کیونکہ اس کی بیک پہ رشیا بھی تھا اور ادھر سے ویسٹرن یورپ کی جو طاقتیں تھیں فرانس جیسی وہ بھی اس کی پشت پناہی کرتی تھیں. لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ جو آذربائیجان تھا اس نے اپنی معیشت کو اور اپنی افواج کو بہتر کیا اور مختلف ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کیے. اور ہوا یہ کہ آذربائیجان نے ترکی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات قائم کر لیے. اور ہسٹوریکلی چونکہ دونوں ملکوں میں ویسے بھی ٹرکس بستے ہیں تو ترکی کا قدرتی طور پر آذربائیجان کے ساتھ بہت اچھا تعلقات تب سے ہی قائم ہو گیا تھا جب سے یہ ریاست آزاد ہوئی تھی. دوسری طرف جو ماسکو تھا اس نے بھی آہستہ آہستہ آرمینیا سے ہاتھ کھینچ کے آذربائیجان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر لیے تھے. تو پچھلے سال آذربائیجان نے دیکھا کہ اب وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اگر وہ ایک جنگ کرتے ہیں آرمینیا کے ساتھ تو وہ یہ اپنا علاقہ واپس لے سکتے ہیں. اور ایسا ہی ہوا. پچھلے سال جب یہ جنگ لڑی گئی تو اس میں تقریباً 6500 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے اور یہ جنگ تقریباً 6 ہفتوں تک چلی تھی. پھر آخرکار جب آذربائیجان نے زیادہ تر جو نگورنو کاراباخ کا علاقہ تھا وہاں سے آرمینیا کی فوجوں کو بھگا دیا تھا تو رشیا نے انٹروین کیا اور ان دونوں ملکوں کے درمیان ایک جنگ بندی کا معاہدہ جو تھا وہ طے پا گیا. اس معاہدے کے تحت آرمینیا کو نگورنو کاراباخ کا ایک بڑا حصہ جو تھا وہ چھوڑنا پڑا. اگر مذہبی طور پر دیکھا جائے تو آذربائیجان میں زیادہ تر مسلمان بستے ہیں اور ان کی اکثریت جو ہے وہ شیعہ مسلمز ہے، جبکہ دوسری طرف آرمینیا میں زیادہ تر کرسچنز ہیں اور وہ آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں. جیسا کہ پہلے میں نے سرسری طور پر ذکر کیا کہ جب سوویت یونین ٹوٹا ہے تو یہ نگورنو کاراباخ کا علاقہ جو ہے یہ آذربائیجان کے حصے میں آیا تھا. لیکن نگورنو کاراباخ دونوں ملکوں کے درمیان ایک ایسا علاقہ تھا جہاں کی پاپولیشن میں آرمینیائی بھی تھے اور آذربائیجانی بھی. وہاں کے جو آرمینیائی لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ یا تو آزاد ہو جائے یا پھر یہ آرمینیا کے ساتھ مل جائے. تو اس مقصد کے لیے وہاں انہوں نے ایک ملیٹنٹ سٹرگل شروع کی اور 1991 میں اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور اپنی حکومت قائم کر لی وہاں پہ. کہنے کو تو یہ ایک آزاد حکومت تھی وہاں پہ، لیکن بیسیکلی کیا تھا کہ یہ سارے کا سارا اس کے پیچھے آرمینیا ہی تھا اور ایفیکٹیولی وہاں پہ آرمینیا کا ہی قبضہ تھا اور اسی کی فوج تھی جو اس علاقے کو آذربائیجان کی فوجوں سے حفاظت میں رکھے ہوئے تھی. اب چونکہ پچھلے سال جو جنگ بندی تھی وہ بیسیکلی رشیا نے کروائی تھی تو رشیا نے اس وقت وہاں پہ پیس کیپنگ ٹروپس بھی بھیجے تھے، یعنی رشیا کے جو فوجی ہیں ابھی بھی وہاں پہ تعینات ہیں. دوسری طرف آرمینیا میں روس کا ایک بہت بڑا فوجی اڈہ بھی موجود ہے. سو رشیا سے بے شک یہ ریاستیں آزاد ہو گئی ہیں لیکن یہ ابھی بھی رشیا کے ہی انفلوئنس میں ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ رشیا کی مرضی کے بغیر کوئی بھی ریاست اس ایریا میں اپنی منمانی کرتی پھرے. سو جب بھی ان کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا ہے اور کوئی پرابلم ہوتا ہے تو یہ ریاستیں رشیا کی طرف ہی دیکھتی ہیں اور جو فیصلہ وہاں سے آتا ہے وہ سب کو ماننا پڑتا ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.